गया, तो इसको किस सोच के साथ बनाया गया है या इसका क्या एडिशनल इसके बेनिफिट हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और जैसा आप सबको पता है, अभी कंपनी की 7th एनिवर्सरी आने वाली है। 7th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करेंगे। 8 जून 2018 को हमने कंपनी शुरू की थी, और 8 जून अभी 2025 को 7 साल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो जून में इसको सेलिब्रेट करेंगे। 8 जून को ही कोशिश है कि 8 जून, या अभी 1-2 दिन में आपको डेट एग्जैक्ट पता चल जाएगी, जून में इसको सेलिब्रेट करेंगे। और जयपुर में इस बार सेलिब्रेशन होने वाला है। और जैसा कि आपको आज ऑफर डला होगा, उसमें आपको आइडिया लग गया होगा कि इस बार की जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है वो एक बहुत ही ऐतिहासिक सेलिब्रेशन होने वाला है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन है वो रेजिडेंशियल प्रोग्राम हो रहा है। 1 नाइट स्टे के साथ आपको प्रोग्राम मिलने वाला है, ताकि इस बार की हम चाह रहे हैं कि जो भी लीडर इस बार यहाँ पर अचीवमेंट लेके आएंगे, एनिवर्सरी पे आएंगे, जो भी हमारे परिवार के सदस्य यहाँ पर आएंगे, उनका प्रॉपर सेलिब्रेशन कर सकें। अक्सर एक दिन का समय हमारे पास छोटा पड़ जाता है। हमारे लीडर्स, हमारे अचीवर्स इतने हैं कि एक दिन में हम सबका सम्मान नहीं कर पाते हैं। जल्दी 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 फटाफट फटाफट में उनको समय नहीं दे पाते हैं, उनका प्रॉपर सेलिब्रेशन नहीं कर पाते, उनकी सक्सेस स्टोरी नहीं सुन पाते हैं। तो इस बार का जो ये प्रोग्राम रखा है, इस बार एक दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, मतलब 2 दिन अपने पास है। 2 दिन में हम बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन करने वाले हैं अपने लीडर्स का। चाहे वो शाइनिंग से शुरू करेंगे, शाइनिंग लीडर्स हों, चाहे शूटिंग के लीडर्स हों, चाहे वेगा स्टार लीडर्स हों, स्कॉर्पियन लीडर हों, और धीरे 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 एक दिन में आधे लीडर तक हम कवर करेंगे। उनको प्रॉपर टाइम देंगे, उनकी सक्सेस स्टोरी, ताकि जो लोग नहीं बने हैं अभी, तो उनको भी समझ में आ सके कि कैसे बना जाता है, शाइनिंग कैसे बना जाता है, शूटिंग कैसे बना जाता है, या वेगा जो भी लेना चाहे तो उनकी सक्सेस स्टोरी शेयर होंगी। इस बार की एनिवर्सरी बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा ग्रैंड होने वाली है। बहुत बड़े लेवल पे हमने तैयारियां की हैं। इस बार का जो वेन्यू, चाहे होटल्स वो, चाहे आपके सेलिब्रेशन की तैयारियां, बहुत ग्रैंड लेवल पे हम इस बार तैयारियां कर रहे हैं। 7वीं एनिवर्सरी है, इसको बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। और इसके लिए हम चाह रहे हैं कि जो लोग कुछ अचीव करके या कुछ अचीवर बन के ही लोग यहाँ पर आए, है ना। वैसे तो अगर इसको ओपन करेंगे तो पता नहीं कितने हजारों हजारों की संख्या में, पिछली बार हमने तालकटोरा में की थी, लगभग 4-5 हजार लोग आए थे। लेकिन इस बार चाह रहे हैं कि सिलेक्टेड लीडर्स, जो आपके एक्टिव लीडर्स हैं, वो ही यहाँ पे पहुंचे, ताकि उनके आगे आपकी बात हो। बहुत ज्यादा बहुत बड़ी गैदरिंग करके और रिजल्ट आउटपुट ना मिले, तो इस बार अचीवर्स के साथ जो कुछ करके आए, जो कुछ एक्टिव लोग हैं, वही यहाँ पर पहुंचे। इसके लिए कंपनी ने छोटे से क्राइटेरिया रखे हैं, जैसा कि आज ऑफर डला है, आपने देखा होगा। बहुत सिंपल से क्राइटेरिया है। जैसे कि आपने देखा होगा क्वालिफिकेशन क्या है। पहली बात तो ये 1 नाइट 2 डेज का प्रोग्राम है। आप आएंगे, आपको पहले दिन ब्रेकफास्ट से शुरू, लंच से शुरू होगा, लंच होगा, फिर प्रोग्राम चलेगा, फिर डिनर होगा, फिर अगले दिन फिर से प्रोग्राम चलेगा, फिर सुबह ब्रेकफास्ट होगा, फिर लंच होगा। इस तरीके से करके आपके सारे मील की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ जो हमारा नया प्रोजेक्ट बन रहा है, जो अभी तक आपने वीडियोज में देखा है, बहुत ही शानदार एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है, जहाँ पर डब्ल्यूएचओ नोम की फैक्ट्री बन रही है, वहां बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, हेल्थ रिजॉर्ट बन रहा है, हमारा हेड ऑफिस बन रहा है। ऐसा करके जो प्रोजेक्ट बन रहा है उस पर भी विजिट आपको कराई जाएगी, आपको दिखाया जाएगा, ताकि आपको भी पता चले आपकी कंपनी किस लेवल की प्लानिंग करके चल रही है, किस लेवल का सोच रही है। तो वो सब साइट विजिट भी होंगी। तो ऐसा करके ये इस बार की बहुत बढ़िया इवेंट होने वाली है। और क्वालिफिकेशन के नाम पे आपको पता होगा, कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बस ये पता चले कि यस एक्टिव है। तो क्वालिफिकेशन क्या है? जो लोग पहले से ही शाइनिंग या उससे ऊपर के लेवल के लोग हैं, जिन्होंने अभी अप्रैल मार्च में शाइनिंग या ऊपर के लेवल का कोई भी लेवल ले लिया है, तो पहला ऑप्शन तो ये है कि कोई भी जो लीडर है वो 2 महीने अपना लेवल मेंटेन कर ले। कोई शाइनिंग है तो शाइनिंग कर ले, शूटिंग है तो शूटिंग कर ले, वैगा है तो वैगा कर ले, अपना लेवल मेंटेन करे जस्ट। और 2 महीने मेंटेन करने से उसको एक वहां पे एंट्री पास उसका मिल जाएगा, अपना लेवल मेंटेन करने से। खाली लेवल मेंटेन करना है शाइनिंग एंड अबो लीडर्स के लिए। चाहे शूटिंग है तो शूटिंग करे, वैगा है तो वैगा करे। एक ऑप्शन ये है उनके लिए। दूसरा उन्हीं के लिए ऑप्शन ये है कि वो अगर अपना लेवल मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो वो जैसे शाइनिंग है तो शाइनिंग को तो शाइनिंग करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर वो अपना लेवल मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कोई आदमी स्कॉर्पियन है लेकिन अपना लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहा किसी कारणवश, तो वो मिनिमम शाइनिंग कर ले या कोई भी लेवल करे, कोई भी, मतलब कोई भी लेवल मेंटेन करे, वो मिनिमम शाइनिंग तो उसको करना ही पड़ेगा। 3,000 पीबीवी के साथ, 3,000 पर्सनल बीवी के साथ वो 2 महीने कोई भी लेवल मेंटेन कर ले, तो भी वो क्वालिफाई हो जाएगा एनिवर्सरी इवेंट में आने के लिए। समझ में आया जायसवाल जी? यस सर। शाइनिंग एंड अबो लीडर्स के लिए ये दो है, या तो अपना लेवल मेंटेन कर ले 2 महीने जो उसका लेवल है, या फिर वो लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहा है
मिनिमम शाइनिंग मेंटेन करे, किसी भी लेवल का लीडर है, लेकिन पर्सनल 3,000 बीवी के साथ करे 2-9 महीने, तो वो क्वालिफाइड माना जाएगा एनिवर्सरी में आने के लिए। उसके बाद जो बिलो शाइनिंग है, बिलो शाइनिंग है, और जिनका भी बूस्टर 1, 2 और ये सब करते आए हैं जो लोग, उनके लिए क्या है, उनके लिए क्राइटेरिया क्या है, उनको 10,500 बीवी करनी है अपनी दोनों टीमों में 2 महीने तक। चाहे वो बूस्टर 3 मॉडल करता है, बूस्टर 2 मॉडल करता है, 1 करते हैं, जो भी लीडर है बिलो शाइनिंग है अभी वो, उनके लिए है 10,500 बीवी दोनों महीनों में उनको अप्रैल और मई में करना है, वो भी क्वालिफाइड हो जाएंगे। बहुत आसान सा है। और जो लोग अभी फ्रेशर, जो लोग अभी अप्रैल से आईडी लगाएंगे, एक तो वो लोग जो अभी अभी जो ज्वाइनिंग होगी, अब मान लो अप्रैल में आपके टीम में ज्वाइनिंग होगी, वो बोलेंगे सर हम कैसे जा पाएंगे। तो जो लोग अप्रैल से ज्वाइनिंग करेंगे, या पीछे के भी, अभी तक पीछे भी आईडी कभी भी लगी हुई है लेकिन अभी तक उन्होंने आईडी पे कोई काम नहीं किया है, मतलब अभी तक उन्होंने बूस्टर 1 भी मॉड्यूल भी नहीं किया है कभी, उससे कम भी की होंगी 200, 400, 500, तो भी वो माना जाएगा, न्यू में ही माना जाएगा, जिसने अभी तक बूस्टर 1 भी नहीं किया है कभी भी। तो वो सब लोग क्या कर रहे हैं, उनको बस अपनी दोनों टीमों में किसी भी एक महीने, अप्रैल और मई में मिला के किसी भी एक महीने 7500 बीवी करना है। 7,500 बीवी वो दोनों महीने में से एक महीने भी करेंगे तो भी वो क्वालिफाइड माने जाएंगे एनिवर्सरी ट्रिप के लिए। तो ये तीन तीन तरीके से है न्यू 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 ज्वाइनर के लिए, और जो पुरानी ओल्ड आईडी है जिन पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ, 200, 400, 500, 1000, 1100 बीवी तक किया है लेकिन उसने कोई लेवल बूस्टर 1 भी नहीं किया अभी तक, वो 7500 बीवी करनी है दोनों महीने में से एक महीना। और जो बिलो शाइनिंग है उनके लिए 10,500 करनी है दोनों महीना, और जो शाइनिंग से अबो के हैं या तो अपना लेवल मेंटेन करें, या लेवल मेंटेन नहीं करते हैं तो मिनिमम शाइनिंग करें और विद 3,000 पीबीवी के साथ करें। तो इनमें से किसी भी कंडीशन से हमें लोगों को क्वालिफाई कराना है और इस इवेंट में लेके आना है। बस इस इवेंट में अगर आप लोगों को ले आए तो मेरी गारंटी है, मैं श्योरिटी देता हूं आपको, कि इस बार जो लोग यहाँ पर आ जाएंगे उनका विजन खुल जाएगा कि यस मुझे वेदालेक्स के साथ क्यों काम करना है, मुझे बड़ा अचीवर क्यों बनना है। आप लोगों का जो सेलिब्रेशन होगा ना, उसको ही देख के वो खुश हो जाएंगे, यस ऐसा सेलिब्रेशन हमने कभी नहीं देखा है ना, ऐसा सेलिब्रेशन नहीं देखा। हो सकता है ऊंट घोड़ों पे, हाथी पे सवारी हो और आप लग्जरी फील करें यहाँ पर आकर, और लगे यस कि यस मैं, यही तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की खासियत है दोस्तों। बाकी सब जगह किसी का प्रमोशन होता है, तरक्की होता है, दूसरे लोग परेशान होते हैं इसका तरक्की क्यों हो गई, ये खुश क्यों है। ये अपनी डायरेक्ट सेलिंग में क्या, कोई एक लेवल लेता है सब लोग खुश मनाते हैं, सब सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसी दोनों चीजें किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलती है, कहीं पे पैसा मिलता है लेकिन मान सम्मान नहीं होता। यहाँ मान सम्मान भी, आप शाइनिंग करके आएंगे, सोचें आपने शाइनिंग किया, आपके घर पे पे आउट गया, आपके घर खुशी आई, लेकिन आपकी टीम खुश होगी, आपके लिए जश्न मनाएगी, कंपनी आपके जश्न मनाएगी कि यस तूने शाइनिंग किया, शूटिंग किया, तूने स्कॉर्पियन किया, है ना। तो ये अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको दोनों चीजें बखूबी मिलती हैं। तो बहुत अच्छा ये इवेंट है, इसको मिस मत कीजिएगा किसी तरीके से। बस मेरा आप लोगों का छोटा भाई या बड़ा भाई हूं, इस इवेंट को किसी भी तरीके से इस बार मिस मत करना। बहुत ग्रैंड होने वाला है इस बार, ये बहुत बड़ी तैयारियां हैं। रेजिडेंशियल इसीलिए किया है ताकि खुल के टाइम मिलेगा, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले, बहुत शानदार ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले जो आपको बिजनेस को कई गुना लेके जाएंगे। उन सबके गवाह बनने वाले हैं। नई नई कंपनी का क्या विजन है, कंपनी का जो नया साइट बन रहा है उस पर कितनी ग्रोथ हो चुकी होगी तब तक, वो आप देखेंगे। ये सारी चीजें आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। और रही बात आज के टॉपिक की, तो फटाफट उसको करते हैं क्योंकि आज समय थोड़ा कम है और काफी लोग वेट कर रहे हैं अभी भी ऑफिस में। थोड़ा आया हूँ ऑफिस से स्पेशल इस मीटिंग के लिए। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की। तो देखिए, एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है ना, थोड़ी उसके बारे में बात करते हैं, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। तो आप सबको पता है हमारा जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट्स का जो डिवीजन है उसका नाम कृषि केयर है। हमने स्पेशली इस डिवीजन का नाम रखा है कृषि केयर डिवीजन। और हमारा मिशन क्या है, हम सबको अपना मिशन पता होना चाहिए कि हमने प्रोडक्ट बनाए क्यों, क्यों हमने ये प्रोडक्ट तैयार किया एग्रीकल्चर के। तो हमारा जो मिशन है वो स्पेशल है, विष मुक्त खेती होनी चाहिए, अमृतदायी फसल होनी चाहिए। अगर विष मुक्त खेती होगी तभी अमृतदायी फसल होगी और तभी समृद्ध किसान होगा। तो ये हमारा इसका मिशन है हमारे कृषि के डिवीजन का, कि हमें लोगों को विष मुक्त खेती से बचाना है। जैसे ही विष कम, जैसे ही आप कोई भी आर्टिफिशियल बनी हुई चीजें, केमिकल फर्टिलाइजर अपनी फसल में डालेंगे तो सीधी सी बात है फसल जो है वो अमृतदायी होगी। और जब फसल अमृतदायी होगी, उसको अच्छे उसके मूल्य मिलेंगे तो किसान भी हमारा
समृद्ध होगा। तो ये हमारा मिशन है, इस मिशन पे हमें काम करना है। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, देखिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वैसे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, एफएमसीजी इंडस्ट्री है, टूरिज्म की इंडस्ट्री है। ये सारी इंडस्ट्री ये सारी इंडस्ट्री आदमी की इनकम पे डिपेंड करती हैं। जितनी इनकम होगी उतनी इंडस्ट्री ग्रो करेंगी, क्योंकि पैसा होगा तो गाड़ी वाली इंडस्ट्री में जाएंगे, कपड़ा खरीदेंगे, रियल एस्टेट में जाएंगे। ये सारी इंडस्ट्री आदमी की इनकम पे निर्भर करती है। लेकिन एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है वो आदमी की इनकम पे नहीं, ये आदमी की नीड है, बेसिक नीड है एग्रीकल्चर। इसी के सहारे हम जिंदा है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इन कंपनी, ये आपकी बेसिक नीड है। क्योंकि बचपन से देखो, एक ही चीज सुनते आए हैं बचपन से, रोटी कपड़ा और मकान। आदमी की तीन बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा और मकान। और इनमें भी, रोटी कपड़ा और मकान में से भी, अगर बिना मकान के भी आदमी जिंदा रह सकता है और बिना कपड़े के भी जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना रोटी के जिंदा नहीं रह सकता। तो उनमें, तीनों में भी, तीन जो बेसिक नीड है उनमें भी सबसे बेसिक जो नीड है वो है हमारी कि एग्रीकल्चर, रोटी, रोटी जिससे हमें रोटी मिलती है, तो वो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है। देखिए अब हो क्या रहा है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या हो रहा है। अगर मैं थोड़ा पहले की बात करूं तो लगभग 1970 की बात करूं तो 1970 में हमारे देश की जनसंख्या थी 53 CR, और 2023 में हमारी जनसंख्या लगभग हो गई 140-42 करोड़। ये ग्रोथ हुई हमारी जनसंख्या में। अब एक बात बताइए, हम 53 करोड़ से 153 करोड़ हो गए, अभी की आज की बात करूं तो 53 करोड़ से 153 करोड़ हो गए हैं। तो इतने लोग बढ़ने पे हमारी जो एग्रीकल्चर की जो डिमांड है वो कम होगी या बढ़ेगी? हमें रोटी अनाज ज्यादा चाहिए या कम चाहिएगा? ज्यादा बढ़ेगी सर, बढ़ेगी। बढ़ेगी। हम 53 करोड़ से 153 करोड़ हो गए, तो डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। अब सीधी सी बात है, बढ़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? जितनी जमीन पे पहले खेती थी उससे ज्यादा जमीन पे करना पड़ेगा, क्योंकि लोग बहुत बढ़ गए हैं, हमें जमीन को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अब हो क्या रहा है, आप एक बात बताइए, हम पहले 53 करोड़ थे, अब 153 करोड़ हो गए। इस हिसाब से जमीन बढ़नी चाहिए एग्रीकल्चर की, ताकि हम ज्यादा डिमांड कर सके, ज्यादा पैदावार कर सके। लेकिन हो क्या रहा है, जमीन उल्टा बढ़ नहीं रही। बढ़ेगी तो कैसे? हमारा इंडिया देश है, मान लेते हैं, उसकी जितनी जमीन है उतनी है, लिमिटेड है, नई जमीन तो नहीं बढ़ नहीं रही कि हम कोई और देश को साथ में मिला लेंगे। हमारी जमीन तो फिक्स है। लेकिन अब हो क्या रहा है, उस जमीन में भी पहले 53 करोड़ लोग रहते थे, अब 153 करोड़ लोग रहते हैं। तो आप देखें, एग्रीकल्चर जो लैंड है वो धीरे 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 खत्म होती जा रही है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। क्यों? लोगों के घर बन रहे हैं। आप खुद सोचे, आज जिस जगह पे आपका घर है, हो सकता है 20-30 साल पहले वहां पे खेती होती हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं, आज बड़े बड़े कॉलोनाइजर बिल्डिंग्स बना रहे हैं। वो जमीन क्या थी? वो सारी एग्रीकल्चर थी। तो हो क्या रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से जमीन बढ़नी चाहिए, जमीन बढ़ने की तो छोड़ो, जमीन उल्टा कम होती जा रही है। तो अब जब ऐसा होगा तो उसके लिए अब कैसे पैदावार को बढ़ाएं, कैसे लोगों को सर्वाइव करें, कैसे सबको अनाज मिले, तो उसके लिए कुछ चेंजेस किए गए समय समय पर, जिनको हरित क्रांति कहा जाता है। जैसे मैं फटाफट आपसे बताऊं, बात करूं तो कुछ चेंज किए गए। क्या चेंज किए गए? हाइब्रिड बीज लाए गए। पहले नॉर्मल बीज आते थे, अब हाइब्रिड बीज आ गए, ताकि ज्यादा पैदावार हो, कम जमीन में ज्यादा पैदावार हो। साथ ही साथ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स ज्यादा इस्तेमाल करे जाने लगे, ताकि फसल जल्दी खराब ना हो, फसल में कोई बीमारी ना लगे, फसल को न्यूट्रिशन आर्टिफिशियली दिया जा सके। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स दिए गए, साथ ही साथ पेस्टिसाइड, कीटनाशक डाले गए, ताकि फसल को कीड़े मकोड़े ना लगे, कोई फंगल ना लगे या कोई बीमारियां ना लगे। तो ये तीन मुख्यतः बदलाव किए गए फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए, ताकि कम जमीन में ज्यादा पैदावार। अब ये तीनों काम तो हो गए, हाइब्रिड बीज भी आ गए, सिंथेटिक बहुत सारे फर्टिलाइजर भी आ गए, और तरह तरह के जहर भी आ गए जिसमें फसल में कीड़े मकोड़े ना लगे। लेकिन इन तीनों से हुआ क्या? एक तो पहली बात, किसान के खर्चे बढ़ गए। अब बहुत बहुत तरह के उसको खाद डालने पड़ते हैं, बहुत तरह के पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं, बहुत तरह के फंगीसाइड डालने पड़ते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें उसको डालनी पड़ती हैं। तो एक तो पहली बात, किसान के खर्चे उतने बढ़ गए, जितने हिसाब से उत्पादन हो नहीं रहा है, जमीन धीरे धीरे जा रही है। तो किसान पे क्या, अब ज्यादातर देखना जो किसान है सबको बस, ज्यादातर बस मिलेंगे कि वो अपना काम चला रहे हैं, या ज्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जिन कर्जा है, पैदा तो कर रहे हैं लेकिन ज्यादातर किसानों पे आपको कर्जा मिलेगा। महाराष्ट्र में जाके देखते हैं, बुरी हालत है, किसान बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी कर्जा है, आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो किसान क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसके खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्यों? ये भी डालना है, ये पेस्टिसाइड डालना, इतना यूरिया डालना, इतना डीएपी डालना, इतना डालना है, उस हिसाब से पैदावार हो नहीं रहे, तो खर्चे बढ़ गए, पैदावार कम हो गई। साथ ही साथ दूसरी चीज और क्या हुई, ये सब आने से बीमारियां बढ़ गई। जितने भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर आए, आज आप देख सकते हैं, शुगर, बीपी, थायराइड, गठिया, सर्वाइकल, ये कैंसर, ये सब बीमारियां, आज से 20-30 साल पहले इन बीमारियों का नाम ही नहीं था।
आज ये बीमारियां भरपूर हो गई, आज कैंसर फैलता जा रहा है, आज शुगर हर घर की कहानी हो गई, बीपी हर घर की कहानी हो गई। कहाँ से हो गई? क्योंकि जो हम खा रहे हैं उस फूड चेन में बहुत बड़ा घपला होने लगा है, बहुत तरह के जहर डलने लगे हैं। हमारी जो फसल है वो जहरीली हो चुकी है, हमारे फ्रूट्स जहरीले हो गए हैं, जिस वजह से हमारे शरीर की ये जो लाइफस्टाइल डिजीज जिनको आप बोलते हैं ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो ये समस्या अब फसल पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन साथ ही साथ खर्चे भी बढ़ गए और बीमारियां भी बढ़ गई। तो कैसे कैसे इस चीज को ओवरकम किया जाए, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा इस विषय पे वो किया कि कैसे कैसे इस विषय मतलब पैदावार भी बढ़े, खर्चे भी कम हो और बीमारियां भी ना हो ज्यादा। कैसे इस विषय पे आगे बढ़ा जाए, इस विषय पे हमने काम किया, इस विषय पे हमने सोचा कि कैसे इसको ओवरकम किया जाए। तो इस विषय पे आज थोड़ी सी बात करते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है। देखिए, एक सेकंड, सॉरी, थोड़ा लाइट ज्यादा आंखों पे पड़ रहा था वहां से। एक सेकंड। ठीक है, देखिए, अब बेसिकली कैसे ये पॉसिबल होगा कि पैदावार भी बढ़ जाए, खर्चे भी कम हो और फसल जो है वो भी जहरीली ना हो, बीमारियां भी ज्यादा ना हो। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, इसके विषय पे थोड़ी सी बात करते हैं कि कैसे ऐसा हो सकता है। देखिए, कोई भी पौधा हो, धरती का कोई भी पौधा हो, चाहे वो कोई सी फसल, किसी अनाज का पौधा हो, चाहे किसी फल का पौधा हो, चाहे वो चाय का पौधा हो, चाहे किसी भी चीज का पौधा हो, जैसे हमें ग्रो करने के लिए, हमें बढ़ने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, हमें भोजन की आवश्यकता है, हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए। ये सारी चीजें हमें चाहिए हमारे शरीर को बड़ा करने के लिए, शरीर को ग्रो करने के लिए और अपने शरीर के सारे काम करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट चाहिए। उसी तरह सेम जैसे हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट चाहिए, उसी तरह कोई भी पौधा हो, चाहे किसी फसल, किसी अनाज का पौधा हो, चाहे वो किसी फल का पौधा हो, चाहे वो किसी सब्जी का पौधा हो, चाहे वो चाय का पौधा हो, उन सभी को भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए, थोड़ा सा हम उस पर नजर डालते हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए। देख, बेसिकली किसी भी पौधे को सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए कुछ चीजें चाहिए। पहली चीज क्या चाहिए? लाइट चाहिए। वो भरपूर मात्रा में मिलती है, ईश्वर ने हमें दिया है सूर्य का प्रकाश, वो सबको मिलता है, नेचुरली मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो एनवायरमेंट से हमें अच्छी खासी मिल जाती है। पानी चाहिए, वो हम अरेंज कर लेते हैं जमीन में, पानी जहां से भी हो पानी हमें मिल जाता है। और मिट्टी चाहिए। एक तरफ तो ये सारी चीजें चाहिए, लाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए और जमीन चाहिए। तो ये सारी चीजें तो ईश्वर की दया से ईश्वर ने हमें दी है, तो वो हमारे पास सारी चीज है। अब उसी जमीन में पौधों को बढ़ाने के लिए या उसको उगाने के लिए हमें कुछ पोषक तत्व चाहिए। कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए? किसी भी पौधे को, बस इंपॉर्टेंट चीज एक ही है, किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए दो तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो जो ज्यादा मात्रा में चाहिए और माइक्रो जो कम मात्रा में चाहिए। पूरे पोषक हमें भी ऐसा ही है, हमारे शरीर को भी मैक्रो और माइक्रो चाहिए। मैक्रो कौन से है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये हमारे मैक्रो हैं जो ज्यादा मात्रा में हमें चाहिए, उसको बोलते हैं मैक्रो, जो ज्यादा खाने पड़ते हैं। माइक्रो कौन से हैं? हमें जैसे विटामिन ए चाहिए, विटामिन बी चाहिए, विटामिन सी चाहिए, मिनरल चाहिए, ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो उसी तरह किसी भी पौधे का जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो उसको ज्यादा मात्रा में चाहिए, कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। पहले तो एनपीके, एनपीके, ये तीन इंपोर्टेंट है। एनपीके, किसी भी पौधे को एनपीके, साथ में सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये छह है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। कितने हैं? छह। कितने पोषक तत्व चाहिए इंपोर्टेंट, उसको जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, कितने हैं? छह सर। छह। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और फॉस्फोरस, पोटास, पोटेशियम, एनपीके, तीन तो ये हो गए, साथ ही सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। कैल्शियम। ये छह तो है मैक्रो। और बाकी माइक्रो जो कम मात्रा में चाहिए उसको, वो कौन से हैं? बोरोन, कॉपर, आयरन, सब ये नीचे वाले नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको इतने सारे।
लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट जरूर आपको नाम याद रखने चाहिए। अगर किसी के पास जाएंगे, बात करेंगे, कोई एग्रीकल्चर में काम करता है, तो उसको बताने के लिए आपके पास इंपोर्टेंट लिस्ट होने चाहिए कि आप पौधे को न्यूट्रिएंट चाहिए, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो में है नाइट्रोजन, फास्फोर, एनपीके, याद रखो। नाइट्रोजन, फास्फोर से पी, और पोटाशियम को के से लिखते हैं, तो एनपीके। फिर सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये 6। माइक्रो में बहुत सारे हैं, बोरोन है, कॉपर है, आयरन है, क्लोराइड है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, मैग्नीज है, ये सब कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। अब इन मैक्रो में भी, मैक्रो में 6 है। इन मैक्रो में भी 6 में से 3 तो है प्राइमरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए, वो है प्राइमरी। देखिए, इनको भी अगर मैं बांटूं तो ये लगभग पूरा 16 तरह का टोटल खाना है जो किसी भी पौधे को चाहिए। जो अभी बात की हमने, कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, उसको पानी से, एनवायरनमेंट से मिल जाते हैं। उसके बाद 6 जो फूड थे जिनको हमने मैक्रो बोला था, उसमें से भी 3 है प्राइमरी, जो मुख्य चाहिए 100%। ये तो हर हालत में सबसे पहले चाहिए। कौन कौन से? एनपीके। और बाकी 3 जो बच गए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये है सेकेंडरी। मैक्रो में भी 2 हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी जो सबसे पहले शुरुआत में चाहिए, एनपीके, और फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर चाहिए, और माइक्रो वही है, जिंक, बोरोन, आयरन, मैग्नीज और ये सब कुछ। तो ये है किसी भी 16 प्रकार का जो ये खाना है, ये खाना चाहिए किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए। अगर आप चाय के पौधे से चाहते हैं कि आपको चाय की पत्तियां ज्यादा मिले, आप सेब के पौधे से चाहते हैं, सेब के पेड़ से चाहते हैं सेब ज्यादा मिले, गेहूं के पौधे से चाहते हैं गेहूं ज्यादा मिले, चावल के पौधे से चाहते हैं चावल ज्यादा मिले, किसी भी पौधे से अगर चाहते हैं उसे यील्ड ज्यादा मिले, तो उसको भोजन चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसका खाना है ये। अगर ये उसको मिल जाए, अगर ये उसको मिल जाए, तो समझो उसकी ग्रोथ, जो भी उसकी ग्रोथ है, आपको उससे लकड़ी चाहिए, आपको उससे सब्जियां चाहिए, आपको उससे अनाज चाहिए, जो भी उससे चाहते हैं। आप चाहते हैं कोई ऐसा पेड़ है जिसको ग्रो कराना है, उसकी लकड़ी आपके काम आने वाली है, तो जो भी उसकी ग्रोथ चाहिए, जो भी आपको उसकी ग्रोथ चाहिए, वो सारी ग्रोथ आपको मिल सकती है। बस ये 16 प्रकार का जो खाना है, ये खाना उसको चाहिए। फिर बता दूं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एनवायरमेंट से मिल जाएगी। मुख्य जो खाना है प्राइमरी, वो एनपीके है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, और माइक्रो में है जिंक, बोरोन, आयरन, मैग्नीज। अब ये हर पौधे को ली कॉमन है। धरती का कोई भी पौधा हो, कोई भी, चाहे पेड़ हो, फल, कोई पेड़ हो, पौधा हो, बेल हो, या कोई भी, सभी को ये खाना चाहिए। अब ये खाना कैसे देते हैं हम? किसान जो अभी ये खाना देते हैं, 6 प्रकार का जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, पहले उन्हीं के बारे में बात करते हैं, जैसे एनपीके, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये सब कैसे किसान पूरा करते हैं? और इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है 3, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। अभी किसी भी किसान के पास आप जाएंगे और बात करेंगे कि जी आप नाइट्रोजन कैसे पूरा करते हैं, फास्फोरस कैसे पूरा करते हैं, या पोटास पूरा करते हैं, तो उसके लिए कुछ सोर्सेज है मार्केट में जो भी चलते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन के लिए किसान डालते हैं यूरिया। क्या डालते हैं? यूरिया। यूरिया। आप किसी भी किसान के पास जाएंगे, बोलेगी नाइट्रोजन, सबसे पहले पौधे को चाहिए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लिए क्या चाहिए? यूरिया चाहिए। अब यूरिया का बैग आता है मार्केट में, 50 किलो का बैग आता है, 100 किलो का बैग आता है। उसी तरह फोस्फोरस, फोस्फोरस के लिए आता है सिंगल सुपर फोस्फेट, इसका भी 100 किलो का बैग आता है, इससे आपको फोस्फोरस मिलता है। और पोटास के लिए आता है म्यूरेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास, इसका भी बैग आता है 100 किलो का। मार्केट में आप किसानों को जो सरकार की तरफ से मिलता है या वैसे भी परचेज करते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है एनपीके पूरा करने के लिए। लेकिन अब समस्या पता क्या है? ये कब से चलता आ रहा है? बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। अब इसमें देखना, कभी भी आप किसी किसान के पास जाना और पूछना कि नाइट्रोजन के लिए क्या डालते हो, बोले यूरिया डालते हैं। ठीक है जी, यूरिया का 100 किलो का बैग आता है। उस 100 किलो के बैग में, उस 100 किलो के बैग में लिखा मिलता है नाइट्रोजन एन जो है वो 46% है। आपकी कहीं भी मार्केट में किसी भी यूरिया के बैग को देख लेना, उसमें लिखा मिलेगा एन 46%। सिंगल सुपर फोस्फेट पे लिखा मिलेगा फोस्फोरस 16%। म्यूरेट ऑफ पोटास में मिलेगा 60% पोटास। अब आप यूरिया के बैग में 46% तो है नाइट्रोजन, तो बाकी 54% क्या है? एक 100 किलो के बैग से 46% तो नाइट्रोजन मिलती है, लेकिन बाकी 54 उसमें क्या है? या सिंगल सुपर फोस्फेट में है साल्ट। हाँ, 16% तो उसमें फोस्फोरस है, बाकी उसमें 84% क्या है? या म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% तो पोटास है, बाकी उसमें 40% क्या है? तो दोस्तों, बाकी क्या है उसके बारे में जानने की जरूरत है कि बाकी क्या है। यूरिया की मैं बात करूं तो 100 किलो का बैग है, उसमें 46 किलो नाइट्रोजन है, बाकी 54 किलो है उसमें कैरियर। कैरियर, कैरियर क्या होता है? कैरियर का मतलब कि एक चीज को
दूसरी जगह पहुंचाने का जो माध्यम है उसको बोलते हैं कैरियर। जैसे मैं ऑफिस से अभी घर आया, तो मेरी जो गाड़ी है वो मेरा कैरियर है। मेरी गाड़ी ने हेल्प की मेरे को ऑफिस से घर तक लाने के लिए, तो गाड़ी मेरा जो है वो मेरा कैरियर है। उसी तरह आप कोई भी कहीं भी जाता है, कोई आप आसाम से जयपुर आते हैं तो आपका कैरियर हो सकता है एरोप्लेन हो, या आपका कैरियर ट्रेन हो। कोई कोई अपने घर से ऑफिस जाता है, कोई साइकिल पे जाता है, कोई बाइक पे जाता है, गाड़ी में जाता है। एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज पहुंचाने के लिए जो माध्यम है वो है कैरियर। तो यूरिया के कट्टे में 46 किलो नाइट्रोजन है, बाकी 54 है कैरियर, उसको वहां तक पहुंचाने का माध्यम है, वो है कैरियर। उसी तरह इसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट में 16 किलो है फॉस्फोरस और बाकी उसमें 84 किलो है उसका कैरियर। उसी तरह म्यूरेट ऑफ पोटास में 60 किलो तो पोटास है और बाकी 40 किलो है उसमें कैरियर। कैरियर अब होना क्या चाहिए, मान लेते हैं मैं ऑफिस से घर आया, ऑफिस से घर आया तो मैंने मेरे कैरियर का क्या किया, मेरे कैरियर को नीचे पार्किंग में खड़ा किया और मैं घर पे आ गया। अगर क्या हो, अगर ऐसा क्या हो कि मैं उस गाड़ी को भी अपने घर के अंदर ही घुसा दूं, तो मेरे बेडरूम में ड्राइंग रूम में गाड़ी को साथ ले आऊं तो, या आप कहीं भी जाते हैं और आपका जो कैरियर है आप उसको बाहर छोड़ते हैं और अंदर चले जाते हैं, आप उसको ट्रेन को ही लेके और ऑफिस के अंदर घुसा दो, तो आप बोलेंगे सर ऐसा किया तो सब तहस नहस हो जाएगा। मान लेते मेरे यहाँ घर में, मैं बेडरूम में मेरी गाड़ी घुसा दूं, किचन में खड़ी कर दूं, जितने भी हमारे घर के मेंबर हैं सबका कोई कैरियर है, सब अपने घर के अंदर ही कैरियर घुसा देंगे, तो क्या होगा, सारा घर अव्यवस्थित हो जाएगा, सारा घर खराब हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। यही हमारे खेतों के साथ हो रहा है। इसमें 46 किलो नाइट्रोजन तो मिल जाता है, लेकिन बाकी जो 54 किलो है वो है कैरियर, और ये कैरियर क्या है, हमारी जमीन में डंप हो जाता है, ये किसी काम का नहीं है। बस 46 किलो नाइट्रोजन मिली, 54 किलो जो कैरियर था वो डंप हो गया। और इसी तरह 54 किलो, 84 किलो, 40 किलो, अलग अलग ये जो तीनों में कैरियर है, ये किसी काम के नहीं है। इनका काम था बस नाइट्रोजन वहां तक लाना, और उसके बाद ये इतने खतरनाक चीजें कि हमारी फसल जो हमारी जमीन में ये डंप होते जा रहे हैं, हर साल डंप होते जा रहे हैं। किसान बेचारा इस बार 1 कट्टा डाला, अगली बार 2 कट्टे डालने पड़ेंगे, क्योंकि जमीन जो है धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। हमारी जमीन का ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, हमारी जमीन का ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, एयर 25%, गैस 25%, वाटर और गैस मिला के, मिनरल्स 45% और बाकी ऑर्गेनिक मैटर है 5%। ये आइडियल जमीन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक उपजाऊ जमीन का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। 25% हवा होनी चाहिए, 25% गैस और पानी होना चाहिए, 45% मिनरल पार्टिकल होने चाहिए, और बाकी के 5% में सब आ गया, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, चाहे वो रूट्स हैं, चाहे वो कोई भी चीजें, सब आ गई, ये आइडियल है। लेकिन हर साल जब इतना यूरिया, इतना पोटास और इतना फॉस्फेट जब डंप कर रहे हैं, तो जो कैरियर है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, हमारी जमीन का स्ट्रक्चर ये ना होके, हमारी जमीन का स्ट्रक्चर अब हो गया है ये, जो मिनरल पार्टिकल है, जो कैरियर है, जो साल्ट्स है, वो सब डिपॉजिट होते जा रहे हैं, डिपॉजिट होते जा रहे हैं। बाकी जो भी हवा के लिए स्पेस था वो खत्म हो रहा है, गैस और पानी जो है वो है, बाकी जितना भी एयर स्पेस था वो धीरे 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 खत्म होता जा रहा है, और हमारी जो जमीन है वो बंजर होती जा रही है, जमीन हार्ड होती जा रही है। अब जब जमीन हार्ड हो जाएगी तो इसमें जो एयर स्पेस है वो कम होते जाएंगे, तो जो जड़ों को फैलने के लिए स्पेस है वो खत्म हो जाएगा, और हमारी जमीन की पैदावार धीरे धीरे कम होने लगेगी। और जब पैदावार कम होने लगी तो किसान और ज्यादा यूरिया डालेगा, और ज्यादा फर्टिलाइजर डालेगा, और ज्यादा पोटास डालेगा, उसके खर्चे बढ़ते जाएंगे और जमीन धीरे धीरे बंजर होती जाएगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा अपने माइक को म्यूट कर लीजिए ना सर। ठीक है, चलिए। तो अब कैरियर डंप होके, हर साल कैरियर डंप होके होके हमारी जो जमीन है वो बंजर होती जा रही है, जिससे हर साल उसको और ज्यादा रासायनिक खाद डालनी पड़ती है, और पैदावार कम होती जा रही है, किसान के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, किसान की पैदावार धीरे धीरे कम होती जा रही है, किसान कर्जे में डूबता जा रहा है। अब सॉल्यूशन क्या है, इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, इसका सॉल्यूशन एक ही है, इसका सॉल्यूशन एक ही है। ये जमीन का ओरिजिनल पिक्चर है कि जमीन किस हिसाब से आप देखेंगे उसको, जो एयर स्पेस है ना, जो जमीन भुरभुरी होनी चाहिए, जो आपकी जमीन है जिसमें, ताकि सूक्ष्म जीवाणु पनप सके, आपकी जमीन भुरभुरी होनी चाहिए ताकि उसमें जड़ों का संचार हो सके, उसमें पानी अच्छे से जा सके, हवा अच्छे से जा सके। जमीन इतनी कॉम्पैक्ट होती जा रही है, उसमें मिनरल्स पार्टिकल डिपोजिट हो के हर साल कैरी डंप होके जमीन बिल्कुल हार्ड होती जा रही है, ताकि जिसमें जड़ें भी नहीं चल सकती। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक ही है, पुराने समय, पुरानी टेक्नोलॉजी है ये। पुराने समय में आप देखना क्या होता था, जो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के युद्ध होते थे ना, युद्ध होते थे, तो क्या होता था, इतनी बड़ी बड़ी तोप होती थी, बहुत बड़ी बड़ी तोप, आपने देखा होगा ना, फिल्मों में देखा होगा,
पुराने राजा महाराजा जब भी लड़ाई करने जाते थे तो क्या होता था, उनकी ना जो उनके पास इतनी बड़ी बड़ी तोप होती थी, बड़े बड़े गोले, गोले कितने बड़े बड़े होते थे, कई कई सैनिक उठा के ना इतना बड़ा गोला लेके आते थे और गोला रखते थे, फिर उस गोले को आग लगाई जाती थी, और जैसे ही गोले को आग लगाते थे तो वो गोला जाके गिरता था और एक बार में 200 400 500 लोग मर जाते थे विपक्ष के। बहुत बड़ा तामझाम था, इतना बड़ा गोला था, कई क्विंटल का गोला था, कई सैनिक उठा के रखा, और मरे कितने आदमी, 100 200 आदमी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज अगर मैं बम की बात करूं ना, 200 250 ग्राम का ही बम है केवल। अगर न्यूक्लियर बम की बात करूं तो कुछ ग्राम का ही बम है, लेकिन अगर उसको डाल देंगे ना तो पता नहीं कितने लाखों लोग मर जाएंगे। तो ये है नैनो टेक्नोलॉजी, ये है नैनो टेक्नोलॉजी, नए समय की नई टेक्नोलॉजी कि कम कम चीजों में ही ज्यादा चीजें हमें मिल सके, इसको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। इतना बड़ा गोला छोड़ते थे, 150 आदमी मरते थे, अब 200 250 ग्राम 750 ग्राम का बम डाल दोगे ना तो कई हजार लोग मर जाएंगे। ये है समय के साथ चेंजिंग। लेकिन आज भी हमारी फसल में वही चलता जा रहा है, 100 किलो का यूरिया डाल लो, ये करो, 50 किलो का ये डाल लो, 200 किलो का ये डालो, मिलता कितना, 46%, 14%, 60%। तो दोस्तों अब समय ऐसा आ गया है, बहुत सारी कंट्री तो ऐसी है, इसराइल में आप जाके देखो, वहां पर पौधों को उगाया जाता है, उनको जब मिट्टी जमीन नहीं उनके पास, बिना जमीन के उगा देते हैं। प्लांट कैन ग्रो इन सोइल और सोइललेस मीडियम, सोइललेस मीडियम में उगा देते हैं, कहीं भी उगा देते हैं, हवा में उगा देते हैं, कहीं भी उगा देते हैं। पौधे को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, उसको ये खाना चाहिए, 16 प्रकार का खाना चाहिए जो मैंने आपको बताया। दे आर एसेंशियल, 16 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है जो मैंने आपको बताए थे सारे, मैक्रो माइक्रो प्राइमरी सेकेंडरी मिला के 16 प्रकार का खाना चाहिए उसको, चाहे कहीं से दे दो वो ग्रो करेगा ही करेगा, चाहे मिट्टी हो या ना हो, पानी हो या ना हो, ये 16 प्रकार का खाना उसको चाहिए। और इनको खाने को देने के लिए अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम बहुत ज्यादा कैरियर के बिना केवल ये न्यूट्रिएंट्स को ही पौधे तक पहुंचा सकते हैं। और यही पहुंचाने के लिए हमने 2 प्रोडक्ट तैयार किए हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्ट तैयार किया है वो है एग्रोलैक्स ग्रोथ प्रमोटर। एग्रोलैक्स ग्रोथ प्रमोटर ये क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में है, 1 लीटर में है, आधा लीटर में भी आता है, और 500 ml में भी आता है, और 100 ml में भी आता है। किसी भी फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है, किस बेस पे आधारित है, ये इतना कंसंट्रेटेड है, इससे जो भी आपकी फसल को जो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रो करने के लिए, वो हमने दो दो प्रोडक्ट में तैयार किया है। क्या है, ग्रोथ प्रमोटर लिक्विड फॉर्म में है, और एक पाउडर फॉर्म में है जिसका नाम है एग्रो पावर। ये 2 प्रोडक्ट है, कुछ न्यूट्रिएंट्स आपको पाउडर फॉर्म में मिलेंगे, कुछ लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन ये दोनों ही केवल वो 250 ग्राम का पैकेट है, और ये 1 लीटर या 500 ml का इस अब ये है। अब इसमें पौधे को नाइट्रोजन चाहिए, उसको फास्फोरस चाहिए, उसको पोटाश चाहिए, कैल्शियम चाहिए, सल्फर चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, ये सारे उसके जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सारे हमने इसमें ऐड किए हैं, नेचुरल तरीके से ऐड किए, प्राकृतिक चीजों से जो तत्व है उनको लेके हमने दोनों प्रोडक्ट तैयार किए हैं। तो किसी भी फसल के लिए, चाहे वो गन्ने की फसल हो, गेहूं की फसल हो, चावल की फसल हो, चाहे टमाटर का पौधा हो, आम का पौधा हो, अनार का पौधा हो, किसी भी चीज का पौधा हो, उसको ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट्स हमने इसमें कॉम्पैक्ट किए हैं, एग्रोलैक्स ग्रोथ प्रमोटर और हमारा एग्रो पावर। अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, सिंपल सा फंडा है। पौधों को न्यूट्रिए, एक ये दोनों स्प्रे फॉर्म में करने हैं, छिड़काव करना है। कैसे छिड़काव करना है, 1 लीटर पानी, जो भी आपकी देखिए हर जगह की अलग अलग फसल, अलग अलग जमीन का साइज है, कहीं एकड़ में होता है, कहीं किले में होता है, कहीं कट्टे में होता है, कहीं बीघा में होता है। तो कितने बीघा के लिए एक है, कितने कट्टे के लिए एक है, कितने, कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इसको स्प्रे करना है। और कैसे करना है, जो भी आपकी स्प्रे करने की टंकी है ना, ये कितना डलना है, 1 लीटर में लगभग 2.5 ml ये डलेगा, 2 से 2.5 ml। 10 लीटर की टंकी है तो कितना डलेगा, 20 से 25 ml। तो डलना है ग्रोथ प्रमोटर। और जो एग्रो पावर है ये डलना है 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। बस ये दोनों आपको ऐड करने हैं। 10 लीटर की टंकी है तो उसमें 10 लीटर में 10 ग्राम तो ये पाउडर डलेगा, थोड़ा सा डलेगा, 10 लीटर की टंकी में 10 ग्राम पाउडर, और लगभग 20 से 25 ml डलेगा ग्रोथ प्रमोटर। ये दोनों आपको ऐड करना है और स्प्रे करना है। अब आपके जमीन का जो भी साइज है, और उसमें बस डिपेंड ये है कि कितनी टंकी लग रही है आपको स्प्रे करने में, बस उस हिसाब से डालते जाओ। किसी की जमीन इतनी है 2 टंकी से काम हो रहा है, किसी की में 4 टंकी से हो रहा है, किसी में 5 टंकी से हो रहा है, तो डिपेंड करो। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम पाउडर और 2.5 ml लगभग ग्रोथ प्रमोटर। बस ये आपको रेशो याद रखना है, जिस भी जमीन में जिस भी फसल में स्प्रे करना, सभी में सेम रहेगा। तो ये तो है सभी फसल के लिए, ये है सभी फसल के लिए। अब आपको स्पेशली स्पेशली
जो टी प्लांट्स हैं, जो चाय के बागान है, जैसे शुरू में मैं गया था, दास जी ने बताया कि यहाँ पे टी प्लांट्स हैं, मैंने भी देखा। तो टी प्लांट्स में ज्यादा क्या चाहिए हमें, उसकी पत्तियों की ग्रोथ चाहिए, हमें नई पत्तियां ज्यादा चाहिए, उसकी पत्तियों को ग्रोथ करने के लिए चाहिए। तो उसकी पत्तियों को ग्रोथ करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो चाहिए, उसको सल्फर चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, और उसकी स्ट्रेंथ के लिए उसको कैल्शियम चाहिए। ये चीजें मैंने नोट की कि बाकी फसल से उसको ज्यादा चाहिए। अब इसमें जो टी प्लांट्स के लिए मैं बात करूं, तो टी प्लांट्स में जो पत्तियों को ग्रोथ करने के लिए, उसको ग्रीन करने के लिए सबसे ज्यादा चाहिए, है वही फूड, सभी को वही फूड चाहिए, किसी भी पौधे को सभी को वही फूड चाहिए, एनपीके और साथ में कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, ये 6 ही फूड चाहिए इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन है, वो क्या करता है, जो आपकी लीफ की ग्रोथ को प्रमोट करता है और उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है, उसको ग्रीन कलर करने का काम करता है, ये है नाइट्रोजन का काम। फॉस्फोरस का काम क्या है, वो रूट को डेवलपमेंट करता है। नाइट्रोजन पत्तियों को ग्रोथ करेगी टी प्लांट्स में, और फास्फोरस क्या करेगा, उसकी रूट को डेवलप कराएगा, और पोटेशियम क्या करेगा, उसको जो डिजीज से बचाने का रेजिस्टेंट देगा। ये तीनों काम है एनपीके। नाइट्रोजन पत्तियों की ग्रोथ करेगा, फास्फोरस जो है रूट्स की ग्रोथ करेगा, और पोटेशियम क्या करेगा, उसको बीमारियों से बचने में उसकी हेल्प करेगा। इसके अलावा कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम उसकी जो जो नई पत्तियां निकलेंगी उनको स्ट्रेंथ देगा, ताकि वो कैल्शियम के स्ट्रेंथ मिलेगी तो वो नई पत्तियां खड़ी हो सके, ग्रोथ हो सके, और वो ड्रॉप आउट ना हो, झुके ना। ये कैल्शियम का रोल है। मैग्नीशियम क्या करता है, क्लोरोफिल की मात्रा को और बढ़ाता है, उसको ग्रीन लुक देने का काम करता है। और सल्फर क्या करता है, जो उसमें फ्लेवर आता है, चाय का जो फ्लेवर है वो आएगा सल्फर से। तो चाय के बागान के लिए बाकी पौधों से हमें कुछ अलग चाहिए स्पेशली कुछ अलग चाहिए। तो बाकी चाय के हिसाब से उसमें सल्फर ज्यादा डालना पड़ेगा ताकि चाय का फ्लेवर अच्छा आ सके। उसमें कैल्शियम थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा और उसे, ताकि उसमें उसकी नई पौधियों का विकास ज्यादा हो सके। और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी ताकि उसकी लीफ ज्यादा निकल सके। यही तो चाहिए चाय के पौधे से हमें। तो ये सबको करने के लिए हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ग्रोथ प्रमोटर को मॉडिफाई करके चाय के प्लांट के हिसाब से हमने एक प्रोडक्ट तैयार किया जिसका नाम है एग्रोलैक्स ग्रोथ प्रमोटर। वही ग्रोथ प्रमोटर है, बस इसको कुछ न्यूट्रिएंट्स बढ़ा दिए गए हैं चाय के पौधे के हिसाब से, और इसका नाम है एग्रोलैक्स ग्रोथ प्रमोटर स्पेशली फॉर टी प्लांट्स। स्पेशली चाय के बागानों के लिए ये प्रोडक्ट तैयार किया है। मिलाना कितना है, उतना ही मिलाना है, 1 लीटर पानी में लगभग 2 से 2.5 ml। और जो भी आपके टी के बैगन है उसमें इसको स्प्रे कराना है। दोस्तों मैं गारंटी देता हूं, अगर इसको स्प्रे कराया और 3 बार स्प्रे कराना है, 20-25 दिन के गैप पे 3 बार स्प्रे कराना है, मैं 100% आपको वादा करता हूं कि स्प्रे करने के बाद क्या फायदे मिलेंगे। 3 बार, कौन कौन से 3 बार कराना है, देखिए बेसिकली एक है बचपन अवस्था, जब कोई भी 3 अवस्थाओं में न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए होता है। जैसे हम अगर अपनी बात करें, बाल्यावस्था में हमें न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए होता है ग्रोथ करने के लिए, यौवन अवस्था में ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है काम ज्यादा करने के लिए, और परिपक्व अवस्था में अपने आप को मेंटेन करने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए होता है। 3 अवस्थाओं में न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए होता है। उसी तरह किसी भी पौधे की 3 अवस्थाएं हैं। बचपन अवस्था जब उसको ग्रोथ करने के लिए ज्यादा चाहिए, यौवन अवस्था जब उसमें फूल आने लगे, पत्तियां आने लगे तो यौवन अवस्था है, और जब फल आने लगे तो परिपक्व अवस्था है। इन 3 अवस्था में उसको स्प्रे करना है। और दोस्तों जब इन तीनों अवस्थाओं में स्प्रे, जब आपके 3 स्प्रे हो जाएंगे किसी फसल पे, इन दोनों को मिला के, एग्रो ग्रोथ, जो एग्रोलैक्स ग्रोथ प्रमोटर और एग्रो पावर, इन दोनों को मिला के जो स्प्रे किया जाएगा, तो आपको फायदे क्या मिलने वाले हैं, बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। जैसे पौधों की संतुलित वृद्धि होगी, उनका क्लोरोफिल ज्यादा बनेगा, पत्तियां ज्यादा बनेंगी, उनकी शाखाएं ज्यादा फैलेंगी, ज्यादा शाखाएं बनेंगी, रूट ज्यादा डेवलप होंगी, पौधे को स्ट्रेंथ मिलेगी, आंधी तूफान बारिश से जल्दी पौधे पे असर नहीं पड़ने वाला है, ज्यादा ज्यादा मादा फूलों की बढ़ोतरी होगी ताकि ज्यादा ज्यादा फल में रेशो मिल सके। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, उसको क्या फायदा मिलने वाला है, ये 100% प्राकृतिक उत्पाद है, पहली बात। दूसरा, इस किसी तरह का कोई जानवरों पे या किसी भी पक्षियों पे, किसी पे इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है। पहली बार में क्या क्या फायदे मिलेंगे, किसान को क्या बताना है। जो भी वो रासायनिक खाद इस्तेमाल कर रहे थे, यूरिया, डीएपी या कुछ भी इस्तेमाल कर रहे थे, पहले ही साल उनमें 20 से 30% उनको कमी कर देनी है। पहले साल अगर वो 3 कट्टे डाल रहे थे तो 1 कट्टा डालना है, पहले ही साल 30% उसको रासायनिक खाद कम कर देना है, पहले ही साल है। अगले साल और 30% कम कर देना है, और ऐसे करके 3 साल बाद वो रसायन जो खाद है वो उनसे 100% अपनी फसल को मुक्त कर सकता है। पहले साल बिल्कुल बंद नहीं कराना है, पहले साल 20 से 30% कम, अगले साल 20 से 30% कम, फिर 20 से 30% कम। ऐसा करके 3 साल बाद वो रासायनिक खादों से छुटकारा मिल सकता है, उसके खर्चे बहुत कम हो जाएंगे, पहली बात। दूसरा,
पहले ही साल उसकी फसल में, जो भी फसल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, पहले ही साल उसकी फसल में 20% से लेके 50% तक की ग्रोथ उसको मिलेगी, 100%। आप गारंटी लेके दे के आ जाना, जिम्मेदार मैं हूं। पहले ही साल, अब उसके दोनों काम हो गए। पहले ही साल उसके जो रासायनिक खाद थे उसका खर्चा 1/3 हो गया। जो खर्चा इनका ऐड हुआ, इसके नाम का 20 से लेके 50, अगर 1 क्विंटल कोई भी फसल में अनाज होता है तो या तो 120 किलो होगा या 1.5 क्विंटल तक वो जाएगा। ये पहले ही साल 100% आप किसी को भी बोल के आ सकते हो। तो ये फायदे किसान को मिलने वाले, सोच के देखो आप, ये छोटी बात नहीं है। खाली 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से रासायनिक खाद 30% कम हो रही है, और जो उसकी ग्रोथ है, जो उसकी फसल का उत्पादन, वो 20 से 50% तक बढ़ रहा है। तो ये फायदे आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, स्पेशली ये 2 प्रोडक्ट जिनके बारे में अभी हमने बात की, 2 प्रोडक्ट, एक तो एग्रो पावर, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम पाउडर डालना है, और ये एग्रो ग्रोथ प्रमोटर बाकी सभी फसल के लिए, और स्पेशली टी प्लांट्स के लिए एग्रोलैक ग्रोथ प्रमोटर टी प्लांट्स। इसमें हमने न्यूट्रिएंट्स थोड़ा सा चेंज किया है अकॉर्डिंग टू टी प्लांट्स। और दोस्तों, मुझे नहीं लगता किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का स्पेशली टी प्लांट्स के लिए उन्होंने आज तक कोई प्रोडक्ट तैयार किया होगा। आपकी कंपनी ने आपके लिए, क्योंकि आपके, देखो, यूज आपको करना है, कंपनी का काम है बनाना। अब वो किस आपके लिए कितना यूजफुल है, वो अगर आप ये बना है और आप इसको, कंपनी अगर नहीं बनाती है तो आपकी गलती है, और कंपनी ने बना दिया है और आप इसको प्रमोट नहीं करा पा रहे, तो कहीं ना कहीं फिर हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आप एक तरफा लोगों से इस पे काम करा सकते हो, क्योंकि वहां पर इस तरह का स्पेशली टी प्लांट्स के लिए किसी कंपनी ने अभी तक डिजाइन नहीं किया है। बहुत बड़ा काम किया जा सकता है इस पे दोस्तों। रिजल्ट की गारंटी मेरी है, प्रोडक्ट बनाने की जिम्मेदारी भी मेरी है, रिजल्ट आने की जिम्मेदारी भी मैं उठाने को तैयार हूं। बस एक जिम्मेदारी आप उठा लो, इन प्रोडक्ट्स को किसानों तक पहुंचा दो। बस ये जिम्मेदारी आप उठा लो, फिर देखना कितना बड़ा चमत्कार होगा। लोग कितने खुशहाल होंगे, उनके खर्चे कम होंगे। किसान का जब देखेगा ना, 3 कट्टे यूरिया लगते थे, इस बार 1 कट्टा यूरिया लगा है, खुश हो जाएंगे वो। खर्चा कितना आया, बस ये 2 प्रोडक्ट का दिया, जो कम से कम खर्चा, बहुत कम खर्चे में उसका काम चल गया, फसल बढ़ गई, फसल अच्छी हो गई, फसल के खर्चे कम हो गए, जहर कम डल गया, उसकी मेहनत कम हो गई, और फसल में 20 से 50% तक ग्रोथ हो गई। तो दोस्तों, ये 2 प्रोडक्ट है, हमें इन 2 प्रोडक्ट पे ही ज्यादा काम करना है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट है। बाकी और भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन बेसिकली पौधे को ग्रोथ करने के लिए और न्यूट्रिशन देने के लिए ये 2 ही प्रोडक्ट हैं, एग्रो पावर और ग्रोथ प्रमोटर लिक्विड फॉर्म। तो ये दोनों हमें इस्तेमाल करने हैं।